अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना साइकेट्री का लेक्चर नंबर 3 विच इज़ ऑन कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो इसमें फ़र्स्ट टॉपिक इज़ योर डिसओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? इट इज़ द नॉलेज ऑफ नेम, डेट एंड प्लेस। पेशेंट आपके साथ अलर्ट है या ओरिएंटेड टाइम्स 3, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ओरिएंटेशन। अगर उसको अपने नाम का पता हो, डेट का पता हो, प्लेस का पता हो, we say that the person is oriented in time and space। ठीक है, तो डिसओरिएंटेशन का मतलब है ये ओरिएंटेशन आपके साथ लॉस हो जाएगी। तो इट इज़ लॉस्ट इन मैनी कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। पेशेंट आपके साथ डिसोरिएंटेड हो जाता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में। इसमें पहले टाइम लॉस हो जाता है, उसके बाद पर्सन सबसे लास्ट में लॉस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इज़ गॉन। पहले बंदे को पता नहीं चलता कि ये क्या टाइम है, फिर उसको ये पता नहीं चलता कि विच प्लेस इज़ दिस, और उसके बाद ही डजेंट नो हु इज़ द पर्सन ही इज़ टॉकिंग टू। पर्सन जो भी उसका रिलेटिव हो या उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती। तो लॉस ऑफ ओरिएंटेशन के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें आपके साथ कोई फीवर या इन्फेक्शन है, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। अल्कोहल या ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, तो उसकी वजह से हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया में भी, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में भी, और कॉग्निटिव डिसऑर्डर जैसे कि डिलीरियम और डिमेंशिया है, उसमें भी आपको लॉस ऑफ ओरिएंटेशन मिलती है। फिर देर इज़ अ टर्म दैट इज़ कॉल्ड एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें दो टाइप्स आपको मिलते हैं। रेट्रोग्रेड मतलब पास्ट की मेमोरी भूल जाता है, एंटीरोग्रेड मतलब जो है न्यू मेमोरीज वो नहीं बना सकता। तो लॉस ऑफ मेमोरी इज़ कॉल्ड एमनीजिया। इट इज़ कॉज्ड बाय सीएनएस इंजरी। अगर ब्रेन इंजरी हो जाए तो उसमें एमनीजिया हो सकती है। रेट्रोग्रेड एमनीजिया इज़ द लॉस ऑफ मेमोरीज इन द पास्ट, रिटेन्ड एबिलिटी टू मेक न्यू मेमोरीज। इसमें न्यू मेमोरीज बना सकता है लेकिन पास्ट का सब कुछ भूल जाता है। एंटीरोग्रेड का मतलब है कि वो न्यू मेमोरीज नहीं बना सकता। एक और टाइप है जिसे हम डिसोसिएटिव एमनीजिया कहते हैं। दैट इज़ इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एंड इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय अ सीएनएस इंजरी। फिर एक सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं वर्निकी कोरशकॉफ सिंड्रोम। वर्निकी कोरशकॉफ सिंड्रोम, वर्निकी में आपको एक्यूट एन्सेफेलोपैथी मिलती है। कोरशकॉफ का मतलब है कि परमानेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी। यूजुअली इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वर्निकी। बोथ ये जो है टिपिकली आपको थायमीन डिफिशिएंसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यूज़ में टेस्ट हो सकता है कि थायमीन की डिफिशिएंसी की वजह से वर्निकीस कोरशकॉफ हो सकता है। तो या अगर एक पेशेंट अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है तो उसको वर्निकीस कोरशकॉफ सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में भी आपने थायमीन B1 देना होता है। वर्निकी में आपके साथ क्या होता है कि इसमें आपके साथ एट्रोफी ऑफ मेमिलरी बॉडीज़, ये एक मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है। तो ये लिम्बिक सिस्टम का एक पिक्चर है। इसमें जो आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है, दिस ब्लू इज़ योर मेमरी बॉडीज़, मेमिलरी बॉडीज़। तो इस मेमिलरी बॉडीज़ की एट्रोफी आपको वर्निकीस कोरशकॉफ सिंड्रोम में मिलेगी। कोरशकॉफ सिंड्रोम का मतलब है उसमें कॉन्फोबुलेशन भी आपको मिलती है। कॉन्फेबुलेशन का मतलब है ही कैन नॉट रिमेंबर सो मेक्स अप थिंग्स, मेक्स थिंग्स अप्स, मेक थिंग्स अप, ठीक है। वो ही कैन नॉट रिमेंबर सो ही मेक थिंग्स अप। उसको एपैथी होती है, ही लैक्स इंटरेस्ट और कंसर्न, पर्सनालिटी चेंजेस होते हैं। और कोरसकॉफ सिंड्रोम में एमनीजिया आपको टिपिकली मिलता है। पहले एंटीरोग्रेड मिलेगा, फिर उसके बाद में रेट्रोग्रेड मिलेगा। पहले न्यू मेमोरीज को नहीं फॉर्म कर सकेगा, बाद में पास्ट को भी भूल जाएगा। कॉग्निशन क्या होती है? इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन विच एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप एक्वायर करते हो नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो, दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निशन। और इट इन्वॉल्व्स थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर में। इट इज़ द इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होगी, पेशेंट डिसोरिएंटेड होगा, ही विल हैव डिलीरियम या डिमेंशिया। तो इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होगी, डिसोरिएंटेड होगा, डिलीरियम और डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया वर्सेस डिलीरियम में फ़र्क क्या है कि डिमेंशिया में क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन मिलता है,
और डिलीरियम में आपको एक्यूट मिलता है। डिमेंशिया इरिवर्सिबल होता है और डिलीरियम आपके साथ रिवर्सिबल होता है, और डिलीरियम में आपको वैक्सिंग और वैनिंग फिनोमेना मिलती है साथ में। डिलीरियम में लॉस ऑफ फोकस या अटेंशन आपको मिलेगा, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट फोकस, ही इज़ इनअटेंटिव, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, उसकी थिंकिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होगी। ही विल ऑल्सो हैव हेलुसिनेशंस, यूजुअली विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। स्लीप वेक डिस्टर्बेंस उसको होती है अप एट नाइट, स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, तो उसकी वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। डिलीरियम के कॉजेज़ जो है, रेयरली अ प्राइमरी डिसऑर्डर, यूजुअली सेकेंडरी टू अनदर कॉज। एक अदर कॉज की वजह से सेकेंडरी आपको डिलीरियम मिल सकता है और रेयरली अ प्राइमरी डिसऑर्डर होगा। इन्फेक्शन की वजह से, अल्कोहल की वजह से, विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल की वजह से पेशेंट कैन हैव डिलीरियम। डिमेंशिया पेशेंट इन अननोन सेटिंग, हॉस्पिटलाइज्ड या फीवर है या उसको पेन है, तो उसमें भी आपको डिलीरियम मिल सकता है। इट कॉज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इन हॉस्पिटल, ठीक है। फिर इसके बाद ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आप करते हो, इसके लिए इट रिकॉर्ड्स वोल्टेज चैनल्स इन द ब्रेन। तो इसमें आप डिफरेंट लीड्स लगाते हो फ्रंटल, पैराइटल और ओसिपिटल एरिया में। ये आपको एक पिक्चर दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न भी दिया है। नॉर्मल इन डिमेंशिया होता है और एबनॉर्मल आपको डिलीरियम में मिलेगा। ईईजी आपके साथ मेन पॉइंट इस स्लाइड का ये है कि एबनॉर्मल ईईजी आपको मिलेगी डिलीरियम में। डिलीरियम के ट्रीटमेंट में हम अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करते हैं पहले। अगर कोई इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करो, विड्रॉवल है तो उसको ट्रीट करो, ऑक्सीजन को मेंटेन करो, अगर कोई पेन है उसको ट्रीट करो और प्रॉपरली हाइड्रेट द पेशेंट। उसके बाद काम और क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो पेशेंट को, और ड्रग्स में आप हेलोपेरिडोल, विटामिन एच दे सकते हो, ठीक है। डिमेंशिया इज़ अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कॉग्निशन, ठीक है। वहाँ पे आपको नो चेंज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस आपको नहीं मिलेगा, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। मेमोरी डेफिसिट्स आपको मिलते हैं, इम्पेयर्ड जजमेंट होगी, एंड देयर विल बी पर्सनालिटी चेंजेस। इसके कॉजेज़ आपके साथ क्या है, अल्जाइमर डिजीज़ 60% केसेस में डिमेंशिया कॉज करवाता है। मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया या स्ट्रोक 20% केसेस में डिमेंशिया कॉज करवाता है। लीवी बॉडी डिमेंशिया की वजह से भी हो सकते हैं, और रेयर डिसऑर्डर जिसमें पिक्स डिजीज़ आता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, क्रूड्सफेल्ड जैकब सिंड्रोम है, एचआईवी, विटामिन डिफिशिएंसीज और विल्सन डिजीज़। ये डिजीज़ जो है इनमें पेशेंट को डिमेंशिया हो सकती है। अल्जाइमर, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया या स्ट्रोक, लीवी बॉडी डिमेंशिया, पिक्स डिजीज़, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, क्रूड्सफेल्ड जैकब सिंड्रोम, एचआईवी, विटामिन डिफिशिएंसीज और विल्सन डिजीज़। वर्कअप में आप क्या करते हो, एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग या टेस्टिंग इन लो यील्ड सर्टन ट्रीटेबल कॉजेज शुड बी एक्सक्लूडेड। डिप्रेशन को आपने एक्सक्लूड करना है, कैन प्रेजेंट विद डिमेंशिया लाइक कंप्लेंट्स। हाइपोथायरॉयडिज्म को एक्सक्लूड करना है, उसके लिए टीएसएच करो, और अदर टेस्टिंग इफ़ इंडिकेटेड, न्यूरोसिफिलिस, विटामिन डिफिशिएंसी, एचआईवी के लिए, तो पहले उनको आपने रूल आउट करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर साइकोसिस। साइकोसिस इज़ द लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी के बारे में परसेप्शन लॉस्ट हो जाता है पेशेंट का। इट ऑकर्स इन मेडिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, डिलीरियम, शिज़ोफ्रीनिया, उसमें साइकोसिस तक बात जा सकती है। 3 मेन मैनिफेस्टेशंस होंगे, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, हेलुसिनेशन। ये ट्रायड आपने साइकोसिस के लिए याद रखना है। साइकोसिस में आपको डिल्यूजन्स मिलेंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स मिलेंगी और हेलुसिनेशन मिलेगा। अच्छा, डिल्यूजन जो है, स्ट्रांगली हेल्ड बिलीव्स दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद रियलिटी, उनके ऐसे बिलीव्स होते हैं जो रियलिटी के साथ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उसके ऑपोजिट होते हैं। एक्सप्रेस्ड इन स्पीच बाय पेशेंट, ये पेशेंट अपने स्पीच में एक्सप्रेस करता है, और इसमें परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट कहेगा कि समवन इज़ आफ्टर मी, मेरा कोई चेस कर रहा है, उसे हम परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स कहते हैं।
ग्रैंडियोज डिल्यूजन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कहेगा कि आई एम अ मिलीनियर। फिर है एरेटोमैनिक डिल्यूजन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एरेटोमैनिक ये है, इसमें सिनेरियो में अक्सर ये आता है कि एक पेशेंट है, वो टेलीविज़न देख रहा है और फिर टेलीविज़न में कोई रिपोर्टर फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्टिंग कर रही है, एंड ही इज़ इन अ डिल्यूजन दैट दिस रिपोर्टर इज़ टॉकिंग अबाउट मी बिकॉज शी इज़ इन लव विद मी। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एरेटोमैनिक डिल्यूजन। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रैड पिट इज़ इन लव विद मी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड, ये डिफरेंट टाइप्स है डिल्यूजन्स के। इसमें फिर आपके साथ सोमैटिक डिल्यूजन आता है। सोमैटिक डिल्यूजन में पेशेंट कहेगा कि देयर आर वॉर्म्स इन माय चेस्ट। वो ये कह सकता है कि मेरी सारी बॉडी इज़ फुल ऑफ वॉर्म्स, ठीक है, और मुझे ये सारे वॉर्म्स दिख रहे हैं, तो दैट सजेस्ट दैट ही इज़ इन अ डिल्यूजन। फिर है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि द टेलीविज़न न्यूज़ कैस्टर इज़ टॉकिंग अबाउट मी। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेलीविज़न देख रहा है, उसमें न्यूज़ का एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होगा, और वो ये पेशेंट जिसको डिल्यूजन्स है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, वो कहेगा कि ये जो रिपोर्टर है ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। फिर देर इज़ डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में पेशेंट कहेगा कि माई बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाई एलियंस, आई कैन चेंज द सन। इस काइंड, ऐसे काइंड की बातें करेगा। दिस इज़ कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। फिर है डिसऑर्गेनाइज थॉट आपको मिलते हैं, विच इज़ शोन बाय द पैटर्न ऑफ स्पीच। बंदा जैसे ही बोलेगा उससे आपको पता लगेगा कि ही इज़ हैविंग डिसऑर्गेनाइज थॉट। उसको एलोगिया होगी, स्पीच पोवर्टी, थॉट ब्लॉकिंग होगा, सडन एब्रप्ट स्टॉप वाइल टॉकिंग, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, आइडियाज़ डिस्कस दैट डू नॉट फॉलो ईच अदर, और टेंजेंशियलिटी, डाइवर्जिंग फ्रॉम द टॉपिक अंडर डिस्कशन टू अनदर। तो ये सारे डिसऑर्गेनाइज थॉट के सिम्टम्स हैं। उसका पैटर्न ऑफ स्पीच बदल जाएगा। ही विल हैव एलोगिया, एलोगिया इज स्पीच पुअर्टी। थॉट ब्लॉकिंग होगी, वो बातें करेगा और सडनली वो स्टॉप हो जाएगा। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होगी, तो वो जो आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं, वो जो भी आइडियाज़ प्रेजेंट करेगा वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, और उसको टेंजेंशियलिटी होगी, विच इज़ डाइवर्जिंग। अगर एक टॉपिक की बात हो रही है, वो उस टॉपिक को अनदर टॉपिक में ले जाएगा, डाइवर्जिंग फ्रॉम द टॉपिक अंडर डिस्कशन इनटू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंशियलिटी। ये आपको डिसऑर्गेनाइज थॉट्स में मिलता है। इसके अलावा क्लैंगिंग आपको मिलती है, यूजिंग वर्ड्स दैट राइम बट डू नॉट मेक सेंस। ऐसे वर्ड्स यूज करेगा जो राइम करते हैं लेकिन कोई सेंस नहीं बनाते। द काउ सैड हाउ ही हैड टू बो, ठीक है। इसके अलावा वर्ड सैलड आपको नज़र आएगी। वर्ड सैलड इज़ इनकोहेरेंट वर्ड दैट मेक नो सेंस। प्रिजर्वेशन आपको मिलेगी, पेशेंट विल डू प्रिजर्वेशन, he will repeat words or ideas persistently, so this is actually disorganized thoughts. But there is hallucination, which is the sensory perception without external stimuli. इसमें many different subtypes आते हैं। For example, visual, auditory. Visual का मतलब है seeing things that are not there, common in hospitalized patients जिनको delirium होता है। और auditory hallucinations जो है hearing voices और sounds, क्लासिक फीचर ऑफ ये आपको शिज़ोफ्रेनिया में मिलता है, ठीक है। तो विजुअल हेलुसिनेशंस आपको डिलीरियम में मिलते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आपको शिज़ोफ्रेनिया में मिलते हैं। ये एक सेंसरी खुद अपने आप से कोई परसेप्शन बना देता है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और मैनी डिफरेंट इसके सब टाइप्स हैं। इसके अलावा जो है इसमें एक ऑल्फैक्ट्री होता है, स्मेल और ऑर्डर। क्लासिकल फीचर ऑफ ऑरा इन द टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी। तो एक पेशेंट को अगर टेम्पोरल लोब की एपिलिप्सी हो जाती है तो उसको ऑल्फैक्ट्री हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्फैक्ट्री का मतलब है कि स्मेल या ऑर्डर के हेलुसिनेशंस उसके आएंगे। उसको उसके अलावा गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं,
डिफरेंट टेस्ट हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, टेक्टाइल फीलिंग या सेंसेशन हेलुसिनेशंस आपको नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट कहेगा कि इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग ऑन माई स्किन, इट इज़ सीन इन अल्कोहल विड्रॉवल और स्टिमुलेंट्स लाइक कोकेन और एम्फेटामिन यूज़ की वजह से हेलुसिनेशंस आ सकते हैं। इसमें आपके साथ फिर डिफरेंट टाइप्स है, गस्ट्रेटरी है, टैक्टाइल है, ऑडिटरी है, विजुअल है, ये सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसके अलावा टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी में आपके साथ ओल्फैक्टरी होता है। फिर इसमें आपको हिप्नोगॉगिक एक मिलेगा और हिप्नोपॉम्पिक। ये दोनों वर्ड्स आपने लाजमी याद रखने हैं। दीज बोथ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हिप्नोगॉगिक का मतलब है कि ऑकर्स वाइल फॉलिंग एस्लीप, हिप्ना का मतलब है स्लीप। तो ऐसे हेलुसिनेशंस जो स्लीप के दौरान आते हैं उसे हम कहते हैं हिप्नागॉगिक। और एक है हिप्नोपॉम्पिक, ऑकर्स जस्ट बिफोर वेकिंग अप। जब वो जस्ट बिफोर वेकिंग अप उसको जो हेलुसिनेशंस आएंगे दैट आर कॉल्ड हिप्नोपॉम्पिक। तो एक है हिप्नागॉगिक, एक है हिप्नोपॉम्पिक पॉम्पिक। बोथ सीन इन पेशेंट विद नार्कोलिप्सी, जिस पेशेंट को नार्कोलिप्सी होती है उसमें आपको ये दोनों टाइप के हेलुसिनेशंस नज़र आएंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज, इट्स गोइंग टू टेक ओनली 5 minutes फ्रॉम यू, सो प्लीज़ 5 seconds फ्रॉम यू, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ वी विल डिस्कस शिज़ोफ्रेनिया। ये एक क्रॉनिक साइकेट्रिक सिंड्रोम है। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ साइकोसिस आपको नज़र आएगी। देयर विल बी कॉग्निटिव डिसफंक्शन, नेगेटिव सिम्टम्स आपको मिलेंगे। तो शिज़ोफ्रेनिया साइकेट्रिक सिंड्रोम है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ साइकोसिस आपको नज़र आती है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा और नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। इसमें लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ रियलिटी आपको मिलती है। मेडिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर लाइक डिलीरियम, शिज़ोफ्रेनिया, ये स्लाइड हमने पीछे भी पढ़ लिया। 3 मेन मैनिफेस्टेशंस है, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थॉट, हेलुसिनेशंस। फिर शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स दोनों आते हैं। मेन मैनिफेस्टेशन इसमें हमने पढ़ लिया कि आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मिलते हैं इन शिज़ोफ्रेनिया। द पेशेंट विल बी हेयरिंग वॉइसेस, स्ट्रेंज साउंड्स। डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं जो कि फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होते हैं। पेशेंट कैन बिकम पैरानॉइड, दे आर कमिंग आफ्टर मी, इस तरह की बातें करेगा कि लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। ग्रैंडियोज डिल्यूजन हो सकता है, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर शिज़ोफ्रेनिया में आपको डिसऑर्गेनाइज थॉट भी मिलेंगी। ये 3 चीज़ें जो हमने पढ़ी ये इसका ट्रायड है शिज़ोफ्रेनिया का। मोस्ट कॉमनली टेंजेंशियल और सरकमस्टेंशियल स्पीच आपको मिलेगी। टेंजेंशियल स्पीच का मतलब ये है कि चेंजेस टॉपिक फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स को बदलता है, मे नॉट आंसर्स एनी क्वेश्चंस। और सरकमस्टेंशियल स्पीच का मतलब है कि लॉन्ग स्पीच होगी, राउंड अबाउट आंसर टू द क्वेश्चन वो देगा, ठीक है। फिर है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिफ़िकल्टी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन होगी। द पेशेंट विल हैव पुअर अटेंशन, ही विल हैव पुअर लर्निंग और उसकी मेमोरी भी पुअर होगी। सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स आपको मिलते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में एबनॉर्मल बिहेवियर होगा जिसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और डिसऑर्गेनाइज थॉट, ये 3 चीज़ें टिपिकल ट्रायड है फॉर शिज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थॉट। और एबनॉर्मल बिहेवियर ये पॉजिटिव सिम्टम्स में भी आता है। नेगेटिव सिम्टम्स में देयर इज़ एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, फ्लैट अफेक्ट आपको मिलेगा, पुअर्टी ऑफ स्पीच मिलेगी जिसे हम एलोगिया कहते हैं, कैन नॉट इंगेज इन सोशल इंटरेक्शन, ए सोशियलिटी जिसे हम कहते हैं। देयर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन, कैन नॉट कंप्लीट टास्क जिसे हम ओविलेशन कहते हैं, कैन नॉट फील प्लेजर इसे हम एनहेडोनिया कहते हैं, उसको प्लेजर नहीं मिलता।
और ऑफन परसिस्ट डिस्पाइट थेरेपी। फिर है शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। इसकी एपिडेमियोलॉजी ये है कि लाइफ टाइम प्रेवलेंस अबाउट 1% एडल्ट ग्लोबली, स्लाइट मेल प्रीडोमिनेंस है, एडोलेसेंस या यंग एडल्टहुड में होता है, 18 टू 25 years of age in man और 25 to 35 years in women। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है कि इफ़ अ पेशेंट इज़ लिविंग इन अर्बन एरियाज, सिटीज़ में, या इमिग्रेशन करता है, उसको शिज़ोफ्रेनिया होती है। यूके स्टडी, इमिग्रेंट 10 times मोर एट रिस्क। इमिग्रेंट्स जो है वो आपके साथ शिज़ोफ्रेनिया के 10 times मोर एट रिस्क होते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो है, अब अगर ऑब्स कॉम्प्लिकेशन कोई हो जाए तो उसमें भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकती है। हेमोरेज, प्री टर्म लेबर हो जाए, ब्लड ग्रुप मिसमैच, फीटल हाइपोक्सिया, मैटरनल इन्फेक्शन, इन सारों चीज़ों की वजह से फ़ीमेल में ऑब्स पेशेंट में आपको शिज़ोफ्रेनिया मिल सकती है। कैनबिस एब्यूज़ अगर कोई करता है उससे शिज़ोफ्रेनिया हो सकती है, ठीक है। यूजुअली इन एडोलेसेंस, अनक्लियर इफ कॉज अफेक्ट, माइल्ड सिम्टम्स में लीड टू कैनबिस यूज़। तो कैनबिस यूज़ की वजह से भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकती है। और एडोलेसेंस में यूजुअली होता है अनक्लियर इफ कॉज अफेक्ट, माइल्ड सिम्टम्स में लीड टू कैनबिस यूज़। फिर शिज़ोफ्रेनिया में लैटरल वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट होती है। ब्रेन के जो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं वो आपके साथ इनलार्ज हो जाते हैं। नॉर्मल लैटरल वेंट्रिकल्स आपके साथ इस तरह नज़र आते हैं और इनलार्ज्ड आपके साथ इस तरह नज़र आते हैं। तो लैटरल वेंट्रिकल्स विल बी इनलार्ज्ड इन शिज़ोफ्रेनिया। उसके अलावा डेंड्रेटिक स्पाइंस आपको मिलेंगे। डेंड्राइट्स जो होते हैं उसमें आपको डेंड्रेटिक स्पाइंस नज़र आएंगे। ये डेंड्राइट है, ये आपके साथ स्पाइंस की तरह हो जाएंगे। स्मॉल प्रोट्रूजन ऑफ न्यूरॉन डेंड्राइट्स, रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन एट साइनेप्स, ये डेंड्राइट के फंक्शन की बात कर रहे हैं। स्पाइन लॉस इन मैनी ब्रेन रीजन्स, तो आपके साथ स्पाइन लॉस होगा इन मैनी ब्रेन रीजन्स में शिज़ोफ्रेनिया में। उसके अलावा पैथोलॉजी किस वजह से शिज़ोफ्रेनिया होता है, इट इज़ ड्यू टू एक्सेस सेंट्रल डोपामीन एक्टिविटी। आपके साथ डोपामीन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डोपामीन एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट 1 month और 2 और मोर, अगर पेशेंट को डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स हो, कंटिन्यूस साइन फॉर एटलीस्ट 6 month हो, सो यू डायग्नोज हिम एज शिज़ोफ्रेनिया। और दूसरी बात यह है कि ही मीट्स द क्राइटेरिया फॉर शिज़ोफ्रेनिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरेशन लेस दैन 6 months। तो आपने इसकी इस तरह कैलकुलेशन करनी है। अगर वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और ड्यूरेशन आपके साथ क्या है कि एटलीस्ट 1 month और 2 और मोर उसको ये सिम्टम्स हो, और इन्होंने फिर लिखा है कि लेस दैन 6 months के अंदर ये चीज़ें हो उसको रिपीटेडली, सो ही इज़ हैविंग शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। ये शिज़ोफ्रेनिफॉर्म की बात हम कर रहे हैं। फिर है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स मिलते हैं। दिस इज़ सडन ऑनसेट, जल्दी होगा। फुल रिमिशन होती है इसकी, 1 महीने में ये फुली रिजॉल्व हो जाता है। मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, कॉमनली फॉलो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। अगर एक पेशेंट को लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट उसके लाइफ में आया है तो उसके बाद ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। डेथ इन फैमिली या लॉस ऑफ जॉब की वजह से आपके साथ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। देन देयर इज़ शीज़ियो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शीज़ियो अफेक्टिव डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिफॉर्म ये सारे आपने डिफरेंशिएट करने हैं। तो शिज़ियो अफेक्टिव डिसऑर्डर में जब शिज़ोफ्रेनिया उसके साथ मेनिया या डिप्रेशन आ जाए तो उसे हम कहते हैं शिज़ियो अफेक्टिव डिसऑर्डर। मस्ट हैव सम एपिसोड साइकोसिस अलोन, उसको अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ साइकोसिस अलोन हुए होंगे, उसके बाद उसको शिज़ोफ्रेनिया डेवलप होगी, साथ में ही विल बी मैनियक और उसको डिप्रेशन भी होगा।
सम साइकोसिस इन एब्सेंस ऑफ मेनिया और डिप्रेशन भी हो सकता है। ये DSM-5 क्लासिफिकेशन में आता है। 2 or more weeks विद साइकोसिस अलोन जो है, इट कंक्लूड्स it with psychosis alone is indicative towards schizoaffective disorder. Mania और depression with psychotic features आपको मिलेंगे। पेशेंट को शिज़ोफ्रीनिया होगा, मेनिया या डिप्रेशन होगी, साथ में साइकोटिक फीचर्स होंगे। और ऑल साइकोटिक एपिसोड ऑकर विद मेनिया या डिप्रेशन। तो दिस इज़ शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके अलावा पॉसिबल कॉज इसका क्या है? साइकोटिक सिम्टम्स जिसमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स आएंगे, और मेनिया डिप्रेशन। एटलीस्ट 3 नंबर्स होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 3 to 4 नंबर में ये आएगा, 2 to 4, ठीक है। तो मेनिया डिप्रेशन, साइकोटिक सिम्टम्स, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, ये सारी चीज़ें जो है शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कैन लीड टू दीज सिम्टम्स। वो आपके साथ साइकोटिक सिम्टम्स कॉज करवा सकता है, मेनिया डिप्रेशन कॉज करवा सकता है। फिर है मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस। तो इस मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस जो है, मूड मूड प्लस साइकोसिस फिर मूड, तो दिस इज़ कॉल्ड मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस, ठीक है। ये आप अपने लिए खैर सर्च कर लें। वी विल कम टू डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसमें 1 or more डिल्यूजन्स आपको मिलेंगे, लास्ट 1 month और लॉन्गर। ये 1 महीना या उससे ज़्यादा आपके साथ लास्ट करेगा। नो बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर उसकी बिल्कुल ठीक होगी। इसमें इसका जो पेशेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अ मैन, तो ही विल बिलीव ही इज़ बीइंग फॉलोड फॉर द पास्ट 2 months, so it means he is in a delusional disorder. Frequently checks for someone behind him, cannot be persuaded he is safe, no hallucination, disorganized thought, negative symptoms. तो इसका मतलब है कि पेशेंट आपके साथ डिल्यूजन में है। फोलिया इडोक्स मैडनेस ऑफ टू को कहते हैं। ये एक साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पेशेंट्स क्लोज फ्रेंड शेयर्स डिल्यूजन, ठीक है। फोलिया इडोक्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हस्बैंड और वाइफ एक घर में रहते हैं, ठीक है, और वो सारा दिन एक साथ गुजारते हैं, और वो एक फेक डिल्यूजन बना लेते हैं कि और नेबर इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अ सीरियल किलर, ठीक है। तो दोनों के माइंड में ये आ जाता है। फिर अगर वो दोनों डॉक्टर के पास आते हैं फॉर एवेल्यूएशन, बोथ हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, तो दिस इज़ कॉल्ड फोलिया इडोक्स, जिसे हम मैडनेस ऑफ टू कहते हैं। इसमें हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं या क्लोज फ्रेंड्स जो एक साथ बहुत टाइम गुजारते हैं, दे शेयर द सेम डिल्यूजन, दिस इज़ कॉल्ड फोलिया इडोक्स। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया की कम्प्लिकेशन क्या है कि देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ सुसाइड। 5% शिज़ोफ्रेनिक कमिट सुसाइड, 10% ऑल सुसाइड ऑकर्स इन शिज़ोफ्रेनिक्स। फिर है पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस इज़ अ रेयर डिसऑर्डर, 0.1 to 0.2% ऑफ बर्थ में आपको मिलेगा। यूजुअली वुमेन विद नॉन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर एक वुमेन को नॉन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, उन वुमेंस में ये पोस्टपार्टम साइकोसिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन। मोस्ट कॉमनली उनको बाइपोलर डिसऑर्डर अगर हो, ऑल्सो डिप्रेशन विद साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, और स्पेशली इफ मेड्स स्टॉप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये ऑकर होता है विद इन 2 weeks आफ्टर डिलीवरी। इसके बाद पोस्टपार्टम साइकोसिस में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज थॉट आता है। डिल्यूजन ऑफन इन्वॉल्व द बेबी, तो द मदर विल हैव डिल्यूजन्स अबाउट द बेबी। For example, she will be depressed and she will say that something's wrong with my baby. Classic delusion related to the patient's mood, ये पेशेंट के मूड पे डिपेंड करता है। पेशेंट अगर डिप्रेस्ड होगा तो वो आपको कहेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई बेबी। फिर इसके बाद आता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसके रिस्क फैक्टर्स
इसमें पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम साइकोसिस आती है। अगर पेशेंट को पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री हो, अगर उसको हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर हो या शिज़ोफ्रीनिया हो या शिज़ियो अफेक्टिव डिसऑर्डर हो, उन वोमेन में भी ये बहुत कॉमन होता है, उनमें भी ये एक रिस्क फैक्टर है जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ साइकेट्रिक मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी कैन आल्सो बी अ रिस्क फॉर द पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो इसके लिए इट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ सुसाइड और रिस्क ऑफ हार्म टू द बेबी, मदर कैन नॉट केयर फॉर हर सेल्फ और बेबी। तो इसमें ट्रीटमेंट में आपने मेडिकेशंस देना है विद इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये पोस्टमार्टम साइकोसिस की ट्रीटमेंट है जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस आप देते हो और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। So this was all for lecture number 3. Hope you liked it. Please do follow, share and subscribe to this channel. Thanks for watching and see you in the next video.